केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। केमिकल रिएक्शन बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जिसमें आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हाइड्रोजन और क्लोराइड को मिलाते हो तो जब उसको दोनों को मिलाने से HCl बनेगा तो HCl की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी हाइड्रोजन और क्लोरीन वाली नहीं होगी, बल्कि वो एक अलग चीज़ शो करेगा, HCl विच इज़ एन एसिड। ठीक है, वो हाइड्रोजन अकेला एसिड नहीं था, Cl अकेला एसिड नहीं था, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी उनकी खत्म हो गई, रप्चर हो जाती है जब बॉन्ड नया बनता है। तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं डार्क या थर्मल रिएक्शंस, यानी दोज रिएक्शन विच कैन बी प्रोसीड बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब वो किसी को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ हीट या किसी भी तरीके से रिएक्टेंट्स या मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो चेंज हो रही होती है। डार्क और थर्मल रिएक्शंस एक होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन विच कैन बी टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्शन ऑफ लाइट, किसी रेडिएशन लाइट की वजह से हमारे पास रिएक्शन होता है। इन दोनों में डिफरेंसेस को देख लेते हैं। द की डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू रिएक्शंस आर, थर्मल या डार्क रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें आपके पास मैकेनिकल कोलिजन्स होती हैं। ठीक है, आइदर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। या तो रिएक्टेंट्स एयर भी आपस में कोलाइड करते हैं या वो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो वॉल्स कंटेनर की कोलाइड कर लेते हैं। यानी किसी भी तरीके से उनकी जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है ना, मॉलिक्यूल एक दूसरे को जो एक्टिवेट करते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए मैक्सिमम एनर्जी जो गेन करते हैं, बिकॉज ऑफ कोलिजन करते हैं। ठीक है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो इनिशिएटेड होते हैं और जिन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है लाइट रेडिएशन का। अब लाइट रेडिएशन का जो इन्फ्लुएंस होता है वो है 2000 टू 80,000 एमस्ट्रॉन्ग, और आपको पता है एमस्ट्रॉन्ग किसकी वैल्यू होती है, 10⁻⁻10 की। ठीक है, दीज सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर टर्म एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब इनमें स्पेसिफिसिटी ये है कि आपके पास एब्जॉर्प्शन होगी तो आपके पास बॉन्ड रप्चर होगा, न्यू बॉन्ड बनेंगे आपके पास, यानी रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप ये कह सकते हो कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी इन्होंने गेन करनी होती है, यानी वो बैरियर जिसे क्रॉस करके बॉन्ड बना सकते हैं, वो इन्हें कहाँ से मिलती है एनर्जी गेन करने के लिए, वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस जो उस पर गिराई जाती हैं, जिनमें यूवी, सनलाइट, वट एवर द रेडिएशन विच आर रेंजेस फ्रॉम 2000 टू 80,000 एमस्ट्रॉम। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके पास क्या होता है कि थर्मल रिएक्शन जो होते हैं ऑलवेज जो होते हैं आपके पास फ्री एनर्जी को कम करते हैं, और मोस्ट ऑफ द थर्मल रिएक्शन जो होते हैं स्पॉन्टेनियस भी हमें मिल जाते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो जाते हैं। जब भी हम कहते हैं फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होते हैं, उसका मतलब ये हम कहते हैं डिक्रीज कर रही होती है फ्री एनर्जी। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास रिएक्शन प्रोसीड भी हो रहा होता है लेकिन स्पॉन्टेनियस भी हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी पता क्या होता है, यहाँ पे फ्री एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है। दे मे बी नॉन स्पॉन्टेनियस, देर इज़ अ चांस कि इनकी फ्री एनर्जी इंक्रीज करें। अब ये ऐसा क्यों होता है कि इनकी फ्री एनर्जी इंक्रीज करती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो एब्सॉर्ब करते हैं लाइट रेडिएशन को, वो एक्साइट भी हो सकते हैं। अब आगे हम सारे फिनोमेना देखेंगे कि किस तरह के फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो सिर्फ इस वक्त के लिए आप अपने जहन में ये रखें कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें फ्री एनर्जी के चांसेस होते हैं कि दे कैन इंक्रीज देयर फ्री एनर्जी, डेल्टा जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। दैट मीन्स दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर, और ये नॉन स्पॉन्टेनिटी का फैक्टर जिनमें डेवलप होता है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर दैट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रेडिएशन फॉल करने से ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे एक्साइट भी हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, पॉलीमराइजेशन ऑफ एंथ्रासीन, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, दे ऑल सच टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें इंक्रीज होती है। ठीक है, एक आपके पास रिएक्शन है, डिफरेंस है इनके दरमियान कि थर्मल रिएक्शन जो होते हैं डिपेंड्स करते हैं टेम्परेचर पे। थर्मल की बात कर रहे हैं तो हीट पे तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा ही, जबकि फोटो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, दे ओनली डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रिमेंबर दैट फोटो केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर भी ज़ीरो होता है। किस वजह से, क्योंकि ये अपनी इनिशियल कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करते, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी नहीं होते, बल्कि ये सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, आपके पास लाइट का अमाउंट या इंटेंसिटी कितनी थी इस पर फॉल करने की। ठीक है, दूसरा आपके पास है कि एनर्जी नीड जो इनको रिक्वायर्ड होती है 10⁴ इंटू 10⁵ कैलोरीज पर मोल, जो कि फोटो केमिकल रिएक्शन में इसकी एनर्जी काफ़ी हाई हो जाती है, 23 टू 230 किलो कैलोरीज पर मोल हो जाती है। ठीक है, 10⁴ है तो उसका मतलब क्या होता है आपके पास 10,000। ठीक है, और कैलोरीज में, जबकि यहाँ पे किलो कैलोरी से बिगर यूनिट देन था कैलोरी। ठीक है, उसके बाद एक डिफरेंस आपके पास है कि इन थर्मल रिएक्शंस द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज जनरली लार्ज। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमने पढ़ा था बड़ी डिटेल में, आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट का देखा होगा, डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी के साथ रिलेशन था। आपके पास था इंटरनल एनर्जी का रिलेशनशिप जो होता है थर्मल एनर्जी में, उसमें कहते हैं वो फैक्टर आपके पास थर्मल रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा आता है। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में ये जो इंटेंसिटी लाइट इंट्रोड्यूस होती है विच इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल
फॉर द रिएक्शन की प्रोसीड हो, और साथ हम ये कह देते हैं कि इसमें आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही होती है। फर्स्ट स्टेप आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शन का, जब रिएक्शन बिगिन होना है, स्टार्ट होना है, उसमें लाइट एब्जॉर्बेंस है। तो लाइट एब्जॉर्बेंस का जो इफेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है, तो आपके पास इस कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू थर्मल। दूसरा आपके पास है कि थर्मल रिएक्शन बड़ी सिंपल होते हैं और फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो ज़रा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो आपके पास है थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शन में। सो फोटोकेमिस्ट्री में हम देख चुके हैं आपके केमिकल रिएक्शन किस तरह से होते हैं, बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होते हैं। तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी टू प्रोसीड सच टाइप ऑफ रिएक्शन। फोटोकेमिस्ट्री जो बेसिकली डील करती है जो भी मॉलिक्यूल्स आप ले रहे होते हो जो अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं उसकी एक्साइटेशन स्टेट पे भी चला जाता है। और मोस्टली आपके पास जो ये रिएक्शन प्रोसीड होते हैं ड्यू टू द विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन मोस्टली हम यूज़ करते हैं। और जब भी हम यूवी की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांजिशंस हो रही होती हैं, इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी लेवल्स लाजमी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है, अगर हम डेफिनेशन देखेंगे फोटो केमिस्ट्री हमारे पास एक ओवरऑल प्रॉपर डेफिनेशन में कि किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, तो आप कहोगे कि फोटो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑन द केमिकल रिएक्शंस, द रेट, mechanism by which the reaction are either initiated or affected by the ultraviolet or visible radiation. That means कि फोटोकेमिस्ट्री क्या है, एक ऐसी स्टडी है आपके पास रेडिएशन एनर्जी जिस पे फॉल करती है विच में भी आइदर यूवी और विजिबल रेडिएशन, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, उसका चेंज उससे अफेक्ट होता है, उसका मैकेनिज्म उससे अफेक्ट होता है, क्योंकि सिंपल रिएक्शन आपके पास डिफरेंट वे से हो रहे होते हैं। जब आप केमिकल रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन यूवी में करवाते हो तो उसका मैकेनिज्म आपको पता है चेंज हो जाता है, इट में बी ऑफ फ्री रेडिकल टाइप रिएक्शन हो जाते हैं, तो ये मे बी ए चेंज। तो जब भी आप लाइट की बात करेंगे तो लाइट में हम फोटोन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे उसके आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ आपके पास मौजूद होती हैं वेवलेंथ की। दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जब भी हम करा रहे होते हैं तो हम एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे प्लांक्स क्वांटम का कंसेप्ट और जो इक्वेशन है वो यूज़ होती है, जो है E इज इक्वल टू एच वी मतलब फ्रिक्वेंसी, और इसको थोड़ा सा और प्रूफ किया जाए तो एच सी ओवर लैम्डा इसकी इक्वेशन आती है विच इज़ द एनर्जी ऑफ द फोटोन। यानी जब भी कोई एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करनी है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब करनी है, एक मोल की जितनी एनर्जी होती है वो आपके पास है एच सी ओवर लैम्डा, रिमेंबर दैट दिस पॉइंट। अच्छा, दूसरा आपके पास है कि आपने जब भी देखना है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होनी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या होती है कि मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, या जब भी किसी सिस्टम पे लाइट गिरती है, ठीक है, उसके पास दो ही जो तरीके होते हैं वो क्या आपके पास होते हैं, यानी आपके पास क्या रिजल्ट होता है जब भी किसी चीज़ पे लाइट फॉल करती है। वो आपके पास लाइट जब फॉल करती है तो उसके पास या तो रिफ्लेक्टेड हो सकती है, रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या होता है आपके पास, रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है कि लाइट आई से टकरा के बाउंस बैक कर गई। ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन इन सेम डायरेक्शन वट एवर इट इज रिफ्लेक्ट होगी। और अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ट्रांसमिटेड हुई है तो वेव आपकी स्ट्राइक की बॉडी से और पास ऑन कर गई, उसे हम ट्रांसमिटेड कहते हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आई उसी डायरेक्शन में आपके सामने निकल गई। अगर हम बात करते हैं आपके पास कि तीसरा फिनोमेना रिफ्लेक्टेड का है, रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है जो भी रे आती है विथ सम एंगल इट कैन बी डेविएट। ठीक है, रिफ्लेक्शन। फिर आता है स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है जो लाइट आपके पास आ रही है वो फैल रही है आपके पास। ठीक है, इट कैन बी फैलाना, उसे स्प्रेड आउट हो रही है, या वो फिर आपके पास क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, देयर इज सच टाइम ऑफ फिनोमेना। सो ये सारे फिनोमेना हो सकते हैं व्हेन एवर यू आर गोइंग टू प्रोसीड रेडिएशन, या आप एक्सपोज करते हो किसी भी रिएक्शन को, किसी ऑब्जेक्ट को लाइट के साथ, किसी भी रेडिएशन यूवी या IR, तो ये सारे फिनोमेना हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन एवर द लाइट इज फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, एनी स्पीशी, एनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, रिफ्लेक्शन हो सकती है, ट्रांसमिटेंस भी हो सकती है, रिफ्लेक्टेड भी हो सकती है, इट कैन बी स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ में से रेडिएशन इस तरह से आपके पास ट्रांसमिट हो जाए, इफ़ द रेडिएशन इज सच दैट इट इज़ कम्प्लीटली ट्रांसमिट, अगर आपने एनर्जी सप्लाई जो दी है वो 10 दी है और उसमें से जो लाइट निकली है वो भी 10 की निकल गई है, इसका मतलब जितनी सप्लाई थी उतनी ही निकल रही है, तो बीच में कोई डिफरेंस तो नहीं आया ना, इसका मतलब लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई। ठीक है, अगर आप उस चीज़ का रिजल्ट भी लेना चाहते हो तो आप एग्जामिनेशन कर लो, जितनी लाइट बाहर गई तो उसी से पता चल जाएगा क्या आपके पास है।
तो then the examination of intensity of transmitted light may be an indicator for estimating the amount of radiation absorbed. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अगर रेडिएशन आपके पास कम्प्लीटली ट्रांसमिट हो जाती है थ्रू द सैंपल तो उसका मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हुई। और अगर आपसे क्वेश्चन कर दीजिए कि हाउ वुड यू वेरीफाई दैट कि लाइट किस तरह एब्जॉर्ब होती है, फ़ौरन बोलोगे हम उसके ट्रांसमीटर से अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर उसने लाइट एब्जॉर्ब की है तो उसके ट्रांसमीटर्स में और इंटेंसिटी जो स्टार्ट में उसमें बड़ा फ़र्क आएगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को हम आई से शो करते हैं, यानी इसको अगर डिफाइन किया जाए तो इसका मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया दैट फॉल्स ऑन अ यूनिट परपेंडिकुलर टू द बीम इन एसआई यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है, जाउल पर स्क्वायर पर सेकेंड। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन अ यूनिट एरिया। अब इसका क्या है आप समझ सकते हो, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पे आप समझो लाइट आप फॉल कराना चाह रहे हो, ठीक है। अब इस लाइट पे जब फॉल कराएंगे तो अब पर यूनिट एरिया का मतलब है एक स्पेसिफिक एरिया आप डिसाइड कर लो कि सपोज यहाँ पे हम चेक करना चाह रहे हैं कि कितनी फोटोन्स जो हैं वो फॉल करेंगे उसके ऊपर, जितने नंबर ऑफ फोटोन इसमें से पास कर जाएंगे या इसको टच करेंगे इसकी सरफेस को, वो उसकी इंटेंसिटी होती है। तभी तो उसने आपको कहा पर यूनिट एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया में से जितने नंबर ऑफ फोटोन्स पास ऑन करते हैं वो उसका टाइम के लिए उस चीज़ की इंटेंसिटी होती है। और ये डिपेंड कर रही होती है कि आपकी इनिशियल अमाउंट क्या थी। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इसकी रेडिएशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी? इट मीन्स द नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट पास अक्रॉस अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। एक सेकंड में उस 1 सेंटीमीटर एरिया में या मीटर पर सेकंड एरिया में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पास करते हैं। ठीक है, और जब भी हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को स्टडी करना हो तो हम बेसिकली फोकस करते हैं बियर्ड और लेमर्ड लॉ में। दीज आर द टू लॉज विच गवर्न्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। हम फोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन तो फिनोमेना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि फोटो केमिस्ट्री में एब्जॉर्प्शन ही करवाई जाती है। लाइट उसमें जाती है, फॉल करती है, ऑब्जेक्ट को एक्साइट करती है, री एक्साइट होती है, इसलिए एब्जॉर्प्शन को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे देख लिया कि इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट पास अक्रॉस अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। अब हम देख लेते हैं आपके पास जो बियर्ड और लैम्बर्ट लॉ क्या है। ठीक है, हम डेरिवेशन से पहले सिर्फ इनकी डेफिनेशन को देते हैं, दोनों में क्या फ़र्क था। लैम्बर्ट लॉ कहता है, लैम्बर्ट लॉ की डेफिनेशन है, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब लाइट मतलब होता है कि विच हैव सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, अगर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को जिसकी आपने वेवलेंथ फिक्स कर दी है, लैम्डा की वैल्यू फिक्स है उसमें, आप उस लाइट को पास करते हो किसी मीडियम से जो कि ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब शीशे की तरह का होता है। द रेट decrease of intensity of radiation with the thickness of absorbing medium. That means अगर हम इसे थोड़ा सा देखें, आपने लाइट फॉल करवाई, ठीक है, अब वो कहता है कि आप जो फॉल करा रहे हो अब उस चीज़ की जो एब्जॉर्प्शन है, जो मॉलिक्यूल ने यहाँ एब्जॉर्ब करना है इसके अंदर, वो डिपेंड करता है इस वॉल की थिकनेस क्या है। ठीक है, उसकी थिकनेस क्या है, ये तो नहीं है कि ये बहुत मोटी हो और इसमें से सारा पास ही ना कर सके, पीछे से आप 10 दे रहे हो लेकिन अंदर तक जितनी पहुंच रही है वो 7 पहुंच रही है, 6 पहुंच रही है, तो इसका मतलब इसकी थिकनेस पर ये डिपेंड करती है। तो दैट मीन्स एब्जॉर्बिंग मीडियम की जो थिकनेस है वो डिपेंड उस पर कर रही होती है। तो इसका मतलब उसने कहा कि क्या है, आपके पास क्या होता है, स्टेट क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, द रेट डिक्रीज। जब भी आपकी थिकनेस ज़्यादा होगी आपका रेट डिक्रीज करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा -di/dx। ठीक है, इसलिए उसने क्या मेंशन किया है, -di/dx, यानी आपका इंटेंसिटी का जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू उसकी थिकनेस के, कि वो कितनी मोटी है, कितनी शीट मोटी है पतली है, कितना फासला है उसका वहाँ से, उस पर डिपेंड करी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि एक पार्टिकल पे जो लाइट पहुंची यहाँ से फॉल करती हुई, वो अगर ये 10 थी, ठीक है, 10 फोटोन्स आ रहे थे, तो इसने जो एब्जॉर्ब करने थे वो इसने 8 किए। ठीक है, अब एक पार्टिकल ने तो 8 कर लिए, ठीक है, अब इसके आगे भी तो कोई पार्टिकल मौजूद होगा, ऐसा तो नहीं ना कि यहीं पे ख़त्म हो जाए। अब जो इसके आगे आगे पार्टिकल पड़ा है अब उसने एब्जॉर्ब करनी है, वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा, अब ये 10 के साथ तो इसके अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। अब इसके अंदर कौन सा पहुंच रहे हैं, जो ये 8 पार्टिकल्स हैं, अब इसमें से 8 में से इसने ऑब्जॉर्व करने, हो सकता है ये कितने ऑब्जॉर्व कर ले, 5 कर ले। अब इसका मतलब ये हुआ इस तक टोटल 10 पहुंचे ही नहीं, इस तक कितने पहुंचे, 8 पहुंचे, 8 में से है
लेकिन इस 8 में कितने पहुंचे थे टोटल? पहुंचे तो 10 ही थे, लेकिन उससे अब्जॉर्ब कितने हुए? 8, क्योंकि शीट मोटी है, थिकनेस थी। अगर हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, अगर थर्ड पार्टिकल की तरफ जाते हैं, यहाँ पे थर्ड स्पीशी पड़ी हुई है, अब इसने भी तो अब्जॉर्बेंस करनी है। अब वो अब्जॉर्बेंस कैसे करेगा? ये 10 तो जम करके इसके पास नहीं पहुंचेंगे ना, रे तो इसी तरह ट्रेवल करती हुई आ रही है, तो इसका मतलब इसके रास्ते में जिसको पहुंचेंगे वो सिर्फ 5 पहुंचेंगे, ये उस 5 में से अब्जॉर्बेंस करेगा। ठीक है, इसी तरह आगे की तरफ 100 चीज चलते जाएगा। दैट मीन्स आप ये देखोगे जो थिकनेस होती है, आपकी चौड़ाई जो होती है, जिस चीज़ में से आप पास कर रहे हैं, वो उससे अंदाज़ा होता है कि वो अगर साइज़ छोटा है तो ज़्यादा तक वेव्स पहुंच सकती हैं उसके अंदर फोटॉन्स, अगर वो लंबा होता जाता है तो उसकी उतनी कैपेसिटी कम होती जाती है। जैसे इस ग्रीन तक पहुंचते पहुंचते उसके 5 पार्टिकल्स ही पहुंच पाए, उससे ज़्यादा तो पहुंच ही नहीं पाए। तो इसलिए उसने कहा था कि इसकी जो डिक्रीमेंट है, डिक्रीज इन इंटेंसिटी है, वो डिपेंड कर रहा होता है आपके पास किसके? थिकनेस पे। ये था लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, अब जो बीएड का लॉ था वो बेसिकली क्या था? बीएड के लॉ की सिर्फ हम डेफिनेशन अभी देखते हैं डेरिवेशन से पहले। बीएड लॉ ने ये कहा था कि आपका जो सैंपल है उसकी जो थिकनेस है, उसके अलावा एक और चीज़ ऐसी है जो उसे अफेक्ट करती है, वो है उसकी कंसंट्रेशन। इसका मतलब बीएड ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो क्या थी कि इट इज डजेंट डिपेंड ओनली ऑन द थिकनेस ऑफ सोल्यूशन बट आल्सो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा ही उसमें डिक्रीमेंट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों लॉस की डेफिनेशन थी। सो लेमन लॉ के पास क्या कहता है कि आपके पास जितना डिक्रीज इन इंटेंसिटी होती है वो बिकॉज ऑफ क्या होती है? ड्यू टू द थिकनेस। डी आई ओवर डी एक्स, डी रिप्रेजेंट द चेंज, माइनस एंड डिक्रीज हो रहा है आपके पास। और ये जो चेंज है ये किसके लिहाज से हम देख रहे होते हैं? विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, कि टोटल इंटेंसिटी में से कितना चेंज आपके पास है डी आई ओवर डी एक्स की फॉर्म में। ये तो लैम्बर्ट लॉ। बीएस लॉ ने कहा था कि नहीं भाई, ये चेंज जो है सिर्फ आपका ये डिपेंड बेसिकली कर रहा है कंसनट्रेशन पे। ठीक है, यानी जो आपका इंटेंसिटी का चेंज आ रहा है डी आई, इट इज़ ड्यू टू द कंसनट्रेशन चेंज डी सी विच इज़ डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसनट्रेशन जो आपके पास आई थी। ठीक है, ये दोनों लॉस तो अलग अलग थे, लेकिन अब हम इन लॉस को जब इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है? दोनों लॉस को कंबाइन करके माइनस डी आई ओवर डी एक्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी इंटू आई। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे क्या है? डी आई ओवर डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी आई। आई इज द इंटेंसिटी, सी इज द कंसनट्रेशन, और चेंज आपके पास क्या आ गया? एक्स पे, चेंज इन थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमें हमेशा पता है कि हमारे पास जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट पुट कर सकते हो। आपकी बुक्स में के से शो किया हुआ है या अल्फा से शो किया हुआ है। इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय एनी लेटर, तो मैं यहाँ पे अल्फा ले रही हूँ। माइनस डी आई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा सी इंटू आई। नाउ इट्स अप टू कि हम वेरिएबल को सेपरेट कर लें। वेरिएबल को सेपरेट कैसे करेंगे? यहाँ पे आई है, चेंज उसका वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आई यहाँ से इधर आ जाएगा, डी आई ओवर आई। ये माइनस का साइन इधर था, इक्वल के बाहर चला गया, तो माइनस अल्फा सी इंटू डी एक्स आ गया। इंटीग्रेशन क्यों अप्लाई करें? क्योंकि मैं अब छोटे छोटे पार्ट्स का नहीं चेक करना चाह रही कि कितना चेंज उसमें आया, थिकनेस आते हुए, चेंज होते हुए, कितनी रेज उसमें फॉल कर रही थी, पहले वाले पार्ट में कितनी रेस पहुंची, दूसरे वाले पार्ट में कितनी पहुंची, मुझे एक ओवरऑल चेंज नोट करना है, तो इसलिए हम उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर लेती हूँ कि यहाँ पे जो लेंथ है, चेंज है, डिस्टेंस है, वो एक्स जीरो से एक्स एल तक ले। ठीक है, यानी कि इसकी जो टोटल लेंथ है उसमें एल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? डी आई ओवर आई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ए सी, कॉन्स्टेंट है दोनों, ये बाहर रह जाएंगे, और डी एक्स अंदर। लिमिट्स लगा दो। अब इसकी लिमिट क्या है? आई नोट। आई नोट मतलब वो होता है जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है जो आप फॉल करवा रहे हो। ठीक है, आई इज द इंटेंसिटी जो उसमें से रिफ्लेक्ट होकर निकल रही होती है। ठीक है, और जीरो एल आपके पास डिस्टेंस आ गया। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं। नेचुरल लॉग आई ओवर आई इंटू आई नॉट लिमिट्स हैं, माइनस अल्फा सी एक्स की पावर एल ओवर जीरो। पावर तो नहीं, सारे लिमिट्स हैं आपके पास, एल और जीरो आ गए ना। अगर हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो आपको पता है अपर लिमिट पहले आती है, तो लॉग आई के अंदर आई पुट करेंगे तो वही आ जाएगा। लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट इज इक्वल टू माइनस ए सी। अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स में एल, लोअर करेंगे जीरो, एल माइनस जीरो क्या हो जाएगा? एल। यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस अल्फा सी एल। एल इज फॉर लेंथ, सी इज फॉर कंसनट्रेशन, आई इज द इंटेंसिटी जो आपके पास ट्रांसमिट हो चुकी है, आई नॉट इज द इंटेंसिटी जो ओरिजिनल आपके पास थी फोटॉन्स की जो पड़ रही थी।
अब यहाँ पे आपके पास ये क्या है, नेचुरल लॉग की फॉर्म में। हम हमेशा इसको जो फॉर्म यूज़ करते हैं नॉर्मली वो LOG की फॉर्म, यानी लॉग की पावर 10 बेस 10 पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको पता है कि जब लॉग नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन आ जाएगी 2.303 लॉग आई नॉट ओवर आई इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी एल। अल्फा इज बेसिकली द कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अल्फा की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ कांस्टेंट की तो कैसे निकालूंगी, ये सी एल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सी एल जाके उधर डिवाइड हो जाएगा। तो रिमेंबर दैट ये सी एल जो है लॉग से पहले लिखा जाएगा, लॉग के बाद नहीं। तो 2.303 के नीचे सी एल आ गया, ठीक है। एक वेक्टर ये भी हो सकता है। दूसरा इस फैक्टर में हम अगर 2.303 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ऊपर नीचे अगर डिवाइड हो जाएगा, अल्फा ओवर 2.303 इज इक्वल टू 1 सी एल लॉग आई नॉट ओवर आई। ये जो अल्फा 2.303 है बेसिकली इस फैक्टर को अगर हम देखें, इट इज़ द मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं, ई जो लिखा होता है, ठीक है। एक्सटेंशन कोफिशिएंट बाज़ जगहों पे क्या है कि इस अल्फा की जगह पहले ई लेटर यूज़ किया हुआ है और उसके बाद ई प्राइम से शो कर दिया है। जो भी आप जितना भी ले रहे हो, दिस इज द एक्सटेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। और ये आपके पास इक्वेशन है ई इज इक्वल टू, यानी एप्सिलॉन इक्वल टू 1 ओवर सी एल लॉग आई नॉट ओवर आई। ये सी एल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई डॉट सी डॉट एल, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग आई नॉट ओवर आई। अब ये लॉग आई नॉट ओवर आई क्यों हुआ, एक चीज़ ये भी देखनी थी आपने, वो कैसे, यहाँ पे जो माइनस का साइन आपके पास था, ये माइनस का साइन उधर चला गया, या इस माइनस के साइन की वजह से ये फैक्टर हमने उल्टा दिया, ठीक है। पूरी इक्वेशन माइनस को अगर हमने ख़त्म करना है तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे ये तो आ जाएगा माइनस ही, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये आ गए ए अल्फा सी एल, और यहाँ पे माइनस की वजह से लॉग उल्ट जाएंगे, तो ऊपर आई की जगह फिर आ जाएगा आई नोट, नीचे आ जाएगा आई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सी एल डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ई मल्टीप्लाई सी यानी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई लेंथ इज इक्वल टू लॉग आई नॉट ओवर आई। ये जो लॉग आई नॉट ओवर आई है, इट इज़ अ रेशियो जो ये रिप्रेजेंट करती है आपने कितनी लाइट फॉल करवाई, उसमें से ट्रांसमिट कितनी हुई, यानी उसमें से बाहर कितनी निकली। इस रेशियो में हमें ये पता चलता है, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपने 10 फोटोन्स किसी में फॉल करवाए हैं, ठीक है, और उसमें से बाहर कितने निकल गए हैं, 10 आपने फॉल करवाए, ठीक है, इसमें से निकल गए 6 निकल गए, ठीक है। तो इसका मतलब 6 निकलने का मतलब अंदर कितने रह गए, 4। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है इट रिप्रेजेंट द एब्जॉर्बेंस। इस फैक्टर को लॉग आई नॉट ओवर आई को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फॉर्मूले में क्या होगा, ए इज इक्वल टू ई डॉट सी डॉट एल। दिस इज द बेसिकल एब्जॉर्बेंस, जो आप रेशियो आई नॉट आई से भी निकाल सकते हो डाटा में अगर दिया गया हो, यहाँ आपको कंसंट्रेशन एल या ई की वैल्यू बता दी जाए, तो ये आपके पास एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा किसी बॉडी ने कितनी एब्जॉर्बेंस की है, तो हम अगर एब्जॉर्बेंस हमें नहीं बताई जाती तो उसकी टर्म हम यूज़ करें ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस का मतलब होता है बाहर निकालना, ट्रांसमिटेंस उल्टी रेशियो होती है, वो बताते हैं आई ओवर आई नॉट, यानी जो बाहर निकल गई उसका रेशियो निकालेंगे स्टार्ट चेन से, ठीक है। हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, लॉग टी इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट, ये आता है। अब आई ओवर आई नोड आपके पास ये है, अगर मैं इसको देखूँ इसका एब्जॉर्बेंस है ट्रांसमिटर्स का क्या रिलेशन है, तो मुझे तो एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है भी लॉग आई नॉट ओवर आई आ रहा है, जबकि यहाँ पे तो आई ओवर आई नॉट लिखा हुआ है। तो मैं तो एब्जॉर्बेंस का रिलेशन ही डेवलप कर सकती ट्रांसमिटर्स के साथ। तो यहाँ पे आप अगर इस इक्वेशन को उल्टा दें, माइनस का साइन कर दें, तो आई नॉट ओवर आई बन जाएगा। तो यू कैन से दैट लॉग टी इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि लॉग का रिलेशन हमने किससे निकाल लिया है, एब्जॉर्बेंस के साथ, माइनस एब्जॉर्बेंस आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं कहती हूँ आपने सिर्फ ट्रांसमीटर्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप एंटी लॉग ले लोगे, एंटी लॉग लोगे किसका, एंटी लॉग लोगे तो माइनस ए। अगर हम इसे वैसे देखेंगे, लॉग को जब हमने एक्सपोनेंशियल फैक्टर में लेके जाना तो लॉग की पावर होती है 10, तो जब लॉग को ख़त्म करना होता है तो दूसरी तरफ जो भी वैल्यू होती है उसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं, ठीक है। और बाद जगह पे एंटी लॉग की बजाय लिखा होता है 10 माइनस 10 की पावर में चीज़ चली जाती है, उसका मतलब भी यही होता है कि आप उसका एंटी लॉग ले रहे हो। टी इज इक्वल टू 10 माइनस ए की वैल्यू फाइंड की थी, क्या आ गई, ई डॉट सी डॉट एल। दिस इज द ट्रांसमिटेंस। तो हम एब्जॉर्बेंस भी निकाल सकते हैं और ट्रांसमिटेंस भी देख सकते हैं। एब्जॉर्बेंस और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का डिफरेंस है। एब्जॉर्बेंस का आपके क्या पास रिलेशन आता है कि इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द मास, कंसनट्रेशन पर डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, ठीक है। इट चेंजेस विद द चेंज इन कंसनट्रेशन, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ये वेवलेंथ जो इंसिडेंट लाइट है उससे वेरी करती है, जबकि मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जो होती है इसकी हर वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट वेवलेंथ के लिए, ठीक है।
तो ये इसके बेसिकली थोड़े से डिफरेंसेस हैं। उसके अलावा आपके पास इसकी की वैलिडिटी है बीयर्स लॉ या लैम्बर्ट लॉ के पास कब कब वैलिड हो सकता है। तो रिमेंबर दैट दिस लॉ वैलिड फॉर ओनली सोल्यूशन, सॉलिड पे डिपेंड नहीं करता, सोल्यूशन फॉर्म में वैलिडिटी है इसकी। दूसरा, ये सिर्फ वैलिड तब होता है जब आपके पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हो, ठीक है। थर्ड वन इज दैट कि आपके पास ये लॉ तब वैलिड होगा एक्सेप्ट छोड़ के हाई इंटेंसिटी रेडिएशन आर एम्प्लॉयड, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो दिस लॉ इज वैलिड एक्सेप्ट व्हेन वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एम्प्लॉयड, कि जो हाई इंटेंसिटी की रेडिएशंस होती हैं उनको छोड़ के बाकी सब के लिए वैलिड होता है। एंड सिग्निफिकेंट proportion of molecules in a given region are in excited state rather than the ground state at any time। वही बता लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसने एक्साइटेड स्टेट में जाना ही जाना है। ये इसकी वैलिडिटी आ गई। दूसरा, इसके बाद आपके पास आते हैं कि इसकी हम ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द काजेज ऑफ डेविएशन। कब, अब हम जब ये कह रहे हैं कि इसकी वैलिडिटी है तो इसका मतलब देयर इज सम पॉइंट्स जिस पे जाके ये डेविएट भी हो सकता है। उसके रीजंस क्या हैं? अगर आपके सोल्यूशन में कोई इम्प्योरिटी मौजूद हो, यानी कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जो एब्जॉर्प्शन नहीं सही तरह कर पा रही है, फ्लोरेसेंस या कोई और फिनोमेना लाइट की तरफ मूव कर गई है उस वेवलेंथ के ऊपर। डेविएशन इसलिए भी अगर होती है अगर आपके पास सोर्स जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक ना हो। दूसरा इस पर होती है कि अगर आपकी विथ जो स्लिट की है जो अंदर आप रखते हैं वो आपकी एक्यूरेट डिस्टेंस मेजरमेंट ना की गई हो। पॉली ये हो ना हो कि आपने जो सोल्यूशन लिया है उसमें जो स्पीशी मौजूद हैं जिनकी आप यूवी चेक करना चाह रहे हो वो पॉलीमराइज हो जाएं या वो डिसोसिएशन की डिस्ट्रॉय हो जाएं, अपने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं, या आयनाइज या एसोसिएशन किसी भी तरीके से उसमें कोई और रिएक्शन प्रोसीड हो जाए, तो ये लाल आंसर नहीं सही आते। या आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो कंसिडरेबल अमाउंट में फॉरेन सब्सटेंस इन द कलर सोल्यूशन, कोई ऐसी चीज़ उसमें मौजूद है जो आपके कंसर्न कंपाउंड के अलावा उसमें मौजूद है। दूसरा, इसके पास आपके पास एप्लीकेशन हैं। ये कहाँ एप्लीकेशन यूज़ कहाँ इस्तेमाल होता है? बियर्ड नंबर लॉ टू डिटरमिन द अननोन कंसनट्रेशन ऑफ, हम अननोन कंसनट्रेशन किसी भी सोल्यूशन के निकाल सकते हैं, ठीक है, बियर्ड नंबर लॉ को यूज़ करके। दूसरा, हम इसमें मेजर कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा, कि कोई मॉलिक्यूल स्पीशीज़ जो उसमें मौजूद है वो कितनी एब्जॉर्बेंस करते हैं आपके पास, ठीक है, कि किस तरह की आती हैं। दूसरा, हम कर सकते हैं इसमें एब्जॉर्बेंस की मेजर निकाल सकते हैं बाय यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसमें बियर्ड नंबर लॉ इस्तेमाल होता है। एब्जॉर्बेंस लैम्डा की वैल्यू कि कितनी मैक्सिमम उसमें एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी है वो, और इसका हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं।